सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो संस्कृत शिक्षा विभाग की 4 अगस्त से आयोजित हो रही है, उनके लिए हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। इससे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है, उसका एक मॉडल पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर हल करवा चुके हैं। आप इस मॉडल पेपर को देखने से पहले उस मॉडल पेपर का भी पूरा विस्तृत अध्ययन करें। उस मॉडल पेपर में ऐसे ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जिनको आधार बना करके आप फर्स्ट पेपर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आज हम हिंदी का मॉडल पेपर लेने जा रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार कुल 150 प्रश्न इस मॉडल प्रश्न पत्र में सम्मिलित किए गए हैं। इस मॉडल प्रश्न पत्र को 3 भागों में प्रकाशित किया जाएगा। 3 भागों में 3 वीडियो बना करके हम YouTube पर डाल रहे हैं। आज इसका यह पहला भाग प्रकाशित हो रहा है। इस पहले भाग में हम लगभग 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कि हिंदी से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पेपर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें और आप सभी वीडियो समय पर देखते रहें। तो हो जाइए तैयार, चल शुरू करते हैं हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए, जो प्रश्न यहाँ आ रहे हैं उनमें लगभग 4 कथन हैं। 4 में से एक असत्य कथन है, असत्य तथ्य लिखा हुआ है। उसको आपको सही उत्तर के लिए चयन करना है कि उस कौन से कथन में या कौन से विकल्प में असत्य तथ्य या असत्य कथन कहा गया है। पहला प्रश्न आपके सामने है। अपरा पुस्तक है, उसके पाठ का नाम लिखा हुआ है एक तरफ और दूसरे खंड में उसके लेखक का नाम लिखा हुआ है। कौन सा सुमेलित नहीं है उसी का चयन कर लीजिएगा। पहला है कालचक्र विद्यानिवास मिश्र का, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का, निकी रोजी और रानी महादेवी वर्मा का पाठ है और नशा विश्वंभर नाथ शर्मा कोशिक का पाठ है। इसमें सही उत्तर किसको माना जाए? तो यहाँ सही उत्तर है 4 नंबर। नशा पाठ है वो विश्वंभर नाथ शर्मा कोशिक का नहीं है, अपितु मुंशी प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद जी की नशा कहानी है। दूसरा प्रश्न, अपरा के पाठ का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके लेखक का नाम आपको बताना है। जैसे भारतीय नारी मुंशी प्रेमचंद का है, गद्य साहित्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पाठ है, बेचारा कॉमन मैन हरिशंकर परसाई का है, तो भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कृति इंदुमती काटदरे का पाठ है। इसमें सही उत्तर कौन सा है, कौन सा असुमेलित है? तो इसमें सही उत्तर होगा 1 नंबर भारतीय नारी। ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित नहीं होकर के स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रचित पाठ है। विवेकानंद जी के पाठ को यहाँ संकलित किया गया है। विवेकानंद इसका सही उत्तर होता। फिर है तीसरा प्रश्न आपके सामने है। वही अपरा के पाठ का नाम है एक तरफ और दूसरी तरफ उसके लेखक या कवि का नाम लिखा हुआ है। पहला है यात्रा का रोमांस मोहन राकेश, अनोखी परीक्षा विजयदान देथा, धरा और पर्यावरण कूप सी सुदर्शन, प्रार्थना संध्या द्रुत झरो मैथिली शरण गुप्त। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर प्रार्थना संध्या और द्रुत झरो। ये पाठ हैं उस सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखे हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त के नहीं। यहाँ सुमित्रा नंदन पंत होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। आगे है प्रज्ञा प्रवाह के पाठ का नाम है, दूसरी तरफ उसकी विधा लिखी हुई है। कौन सी विधा सुमेलित नहीं है? पहला है मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता पाठ निबंध विधा की रचना है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जो शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित है, ये संस्मरण विधा की रचना है।
अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम का पाठ है, ये आत्मकथा है। और शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंदास के द्वारा रचित, ये एकांकी है। बताएं इनमें से कौन सा सही नहीं लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर है 2 नंबर। महाकवि जयशंकर प्रसाद जो शिव पूजन सहायक का पाठ है वो संस्मरण नहीं रेखा चित्र विधा की रचना है। यहाँ संस्मरण की जगह पर रेखा चित्र होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। 5वां प्रश्न, प्रज्ञा प्रवाह के पाठ का नाम है, दूसरी तरफ उसकी विधा लिखी हुई है, कौन सी सही नहीं है वो बताना है। पहला पाठ निराला भाई महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है, ये रेखा चित्र विधा की रचना है। हार की जीत सुदर्शन, ये कहानी विधा की रचना है। हमारी कश्मीर यात्रा गणपति चंद्र भंडारी, ये यात्रा वृतांत है। और फिर से सोचने की आवश्यकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये पाठ है, निबंध विधा की रचना है। कौन सा इनमें सही नहीं है? तो यहाँ सही उत्तर होगा 1 नंबर। निराला भाई महादेवी वर्मा के द्वारा रचित जो पाठ है वो रेखा चित्र नहीं संस्मरण विधा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। रेखा चित्र के स्थान पर संस्मरण होता तो सही उत्तर माना जाता। 6ठा प्रश्न, एक तरफ प्रज्ञा प्रवाह की कविता या पाठ का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ कौन से काव्य संग्रह से उसको संकलित किया गया है, उस काव्य संग्रह का नाम है। पहला वन गमन सवैया, तुलसीदास जी के द्वारा रचित पाठ है वन गमन सवैया, जो उनके रामचरितमानस काव्य से लिया गया है। आदर्श स्त्री, आदर्श और आदर्श स्त्रियां मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हैं, ये उनकी भारत भारती रचना से ली गई हैं। आग जलनी चाहिए या आदमी की पीर, जो दुष्यंत कुमार की गज़लें हैं, ये उनके साये में धूप गज़ल संग्रह से ली गई हैं। और मेवाड़ का सिंहासन श्याम नारायण पांडे की कविता है, ये उनके हल्दी घाटी काव्य संग्रह से ली गई है। कौन सा इनमें असुमिलित है? तो यहाँ सही उत्तर होगा 1 नंबर। तुलसीदास जी का वन गमन सवैया जो वृत्तांत है वो उनके रामचरितमानस से नहीं लिया गया, अपितु उनकी कवितावली जो रचना है उस कवितावली रचना से लिए गए हैं। तो यहाँ कवितावली होता तो सही उत्तर माना जाता। 7वां प्रश्न, एक तरफ कथा धारा की कहानी का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम लिखा हुआ है। पहला है जैसलमेर की राजकुमारी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी है। एटम बम धर्मवीर भारती की कहानी है। ताई विश्वंबरनाथ शर्मा की कहानी है। और देशभक्त पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। इनमें से सही उत्तर कौन सा है, कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ सही उत्तर होगा 2 नंबर एटम बम। ये धर्मवीर भारती की कहानी नहीं है, अपितु ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित कहानी है। अमृतलाल नागर होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। अगला प्रश्न, एक तरफ कथा धारा की कहानी का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ प्रतिपाद्य विषय लिखा हुआ है। पहला है बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की कहानी, इसमें बहू का कर्तव्य व जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। जैनेन्द्र कुमार की खेल कहानी में बाल क्रीड़ाओं का सहज चित्रण किया गया है। अज्ञे की शरणदाता कहानी में देश विभाजन के समय उत्पन्न त्रासदी का चित्रण किया गया है। तो एटम बम कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की विध्वंसकारी लीला का चित्रण किया गया है। इनमें से सही किसको माना जाए? कौन से में प्रतिपाद्य विषय गलत लिखा हुआ है? तो सही उत्तर होगा 4 नंबर। एटम बम में प्रथम विश्व युद्ध नहीं द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए थे उनकी स्थिति का चित्रण किया गया है। तो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। 9वां प्रश्न है आपके सामने, एक तरफ रचना का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लेखक का नाम लिखा हुआ है, जो असुमिलित है उसका चयन करना है। पहला है हाथी के पंख, कहानी व निबंध संग्रह है, बरसाने लाल चतुर्वेदी का है। चतुष्पथ या पंचभूत एकांकी संग्रह है, रामकुमार वर्मा के हैं। गीतांजलि या वेद पुष्पांजलि ये सत्यकाम विद्यालंकार की रचनाएं हैं। तो अंजना सिकंदर भाग्य चक्र नाटक सुदर्शन के द्वारा लिखे गए हैं।
कौन से इनमें सही नहीं है? यहाँ जो सही उत्तर होगा वो है 2 नंबर। चतुष्पथ और पंचभूत ये दोनों एकांकी संग्रह रामकुमार वर्मा के नहीं लिखे हुए हैं, अपितु दोनों के दोनों संग्रह सेठ गोविंद दास के द्वारा रचित हैं। यहाँ सेठ गोविंद दास होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 10वां। अपरा में संकलित चंद बरदाई पाठ के अनुसार जो असत्य है उसका चयन करना है। पहला है पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल 1168 ईस्वी माना गया है। दूसरा, पृथ्वीराज रासो में 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। तीसरा, चंद इसे अधूरा ही छोड़कर गजनी चले गए थे, जिसे उनके पुत्र जलहन ने बाद में पूरा किया। और पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान काव्य है। इनमें से अपरा के पाठ के अनुसार असत्य कौन सा कथन है? इसका सही उत्तर 1 नंबर। यहाँ पर इस अपरा पाठ में पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल नहीं अपितु चंद बरदाई का जन्म काल 1168 ईस्वी बताया गया है कि चंद बरदाई का जन्म 1168 में हुआ। कुछ इतिहासकार इसको रचनाकाल मान लेते हैं, लेकिन पाठ के अनुसार देखें तो 1168 ईस्वी चंद बरदाई का जन्म काल माना गया है, न कि पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल। 11वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अपरा में संकलित सूरदास पाठ के अनुसार जो असत्य है उसका चयन करना है। पहला है, सूरदास का जन्म सन 1483 ईस्वी या संवत देखें तो 1540 विक्रमी और मृत्यु 1563 ईस्वी या संवत देखें तो 1620 विक्रमी मानी गई है। उस पाठ के अनुसार देखना है। सूरदास गऊ घाट स्थान पर श्री वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए और पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। फिर वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से ही सूरदास ने दास्य एवं दैन्य भाव के पदों की रचना छोड़कर वात्सल्य, माधुर्य और सख्य भाव के पदों की रचना आरंभ की। जब सूरदास का अंतिम समय निकट था तब श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होय सो लेहु। इनमें से कौन सा असत्य कथन है? जो असत्य है उसका सही उत्तर के रूप में चयन कर लीजिएगा। तो यहां पर 4 नंबर विकल्प सही उत्तर है कि जब सूरदास जी का अंतिम समय निकट आया था तब एक कथन था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। ये कथन वल्लभाचार्य जी ने नहीं कहा था, अपितु गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने कहा था। यहाँ विट्ठलनाथ होता तो सही उत्तर मान लिया जाता, सही कथन मान लिया जाता। अगला प्रश्न, कथा धारा में संकलित कहानियों में जो असत्य है उसका चयन करना है। खेल कहानी में मनोहर की उम्र 9 वर्ष तथा सुरबाला की उम्र 7 वर्ष है। ताई कहानी में मनोहर की उम्र 5 वर्ष तथा चुन्नी की उम्र 2 वर्ष है। शरणदाता कहानी में शरणदाता रफीकुद्दीन एक वकील है। और अपराधी न्याय की रक्षा के लिए अंतिम बार फिर कहता हूँ सम्राट की जय घोषणा का पश्चाताप कर ले। देशभक्त कहानी में यह कथन सम्राट ने कहा है। इनमें से जो असत्य कथन लग रहा है उसका चयन सही उत्तर के रूप में कर लीजिएगा। तो यहां सही उत्तर है 4 नंबर। अपराधी न्याय की रक्षा के लिए अंतिम बार फिर कहता हूं सम्राट की जय घोषणा का पश्चाताप कर ले। ये कथन सम्राट ने नहीं कहा था, ये सम्राट ने कहा, गलत बात है। 13वां प्रश्न, अपरा में संकलित दोहों में कवि बिहारी ने पहला है, संसार सागर को पार करने के लिए हरि नाम को नाव व माला को पतवार के रूप में माना है। राजा जय सिंह को बाज व अन्य हिंदू राजाओं को पच्छिनू के रूप में माना गया है। घर जवाई की तुलना माघ के दिन से की गई है और आंखों को मुंह जोर तुरंग के रूप में माना गया है। इनमें से असत्य कौन सा है?
तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो है 3 नंबर। इस पाठ में बिहारी के जो पद हैं उनमें घर जवाई की तुलना माघ के दिन से की गई। ये कथन है, माघ की जगह अगर पोष का महीना होता तो सही माना जाता। बिहारी ने घर जवाई की तुलना पोष के दिन से की है, माघ के दिन से नहीं। अगला प्रश्न, अपरा में संकलित मैथिली शरण गुप्त की भारत भूमि कविता के अनुसार भारत भूमि को ज्ञान गौरवशालिनी कहा गया है। भारत भूमि के पीयूष सम जल को पीकर शरीर प्रसन्न होता है। पत्नी को संयोग में संपत्ति व वियोग में विपत्ति कहा गया है। होमाग्नि से प्रतीची दिशा के साथ भारत भूमि जगमग जग उठी। इनमें से असत्य कौन सा है? यहां सही उत्तर है 4 नंबर। होमाग्नि से प्रतीची दिशा नहीं अपितु प्राची दिशा है। प्राची दिशा वो भारत भूमि जगमग हो उठी थी। तो होमाग्नि से प्रतीची की जगह प्राची दिशा होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। अगला प्रश्न, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित मैथिली शरण गुप्त की आदर्श या आदर्श स्त्रियां कविता के अनुसार 40 दिन भूखे रहने के बावजूद भी भोजन दान करने वाले नरेश का नाम रंती देव था। रंती देव ने ऐसा काम किया था। पुरु ने पिता हित के लिए यौवन को त्याग कर वार्धक्य ग्रहण कर लिया था। मुनि को भूल से सताकर उचित प्रतिफल देने वाली स्त्री अंशुमति थी और हारे मनोहत पुत्र को पुनर्बलन देने वाली माता विदुला थी। इनमें से असत्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। मुनि को भूल से सताकर उचित प्रतिफल देने वाली स्त्री अंशुमति नहीं अपितु सुकन्या थी। अंशुमति की जगह सुकन्या होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। आप भी उत्तर अपने देते रहें, अपने लाइव चैट के साथ उत्तर प्रस्तुत करते रहें लगातार। 16वां प्रश्न, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित श्याम नारायण पांडे की मेवाड़ का सिंहासन कविता के अनुसार मेवाड़ का सिंहासन कविता के अनुसार कौन सा कथन गलत है? पहला, मेवाड़ का सिंहासन भगवान एक लिंग का आसन है, स्वयं राणा इसके दीवान हैं। खिलजी तलवारों को शीतल करने वाला राणा रत्न सिंह था। वीरवर चूंडा ने जननी पद सेवा करने का प्रण धारण किया था। ये यहाँ चूंडा लिखा हुआ है। वीरवर चूंडा ने जननी पद सेवा करने का प्रण धारण किया था। और राणा राज सिंह की छवि को करजन की आंखों ने टकटकी लगाकर देखा था। बताएं इनमें असत्य कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो यहां सही उत्तर है 4 नंबर। करजन की आंखों ने राज सिंह नहीं, राज सिंह की जगह होता फतेह सिंह। फतेह सिंह की जो छवि है उसको टकटकी लगा करके देखा था। तो यहां ये असत्य कथन मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध फिर से सोचने की आवश्यकता है के अनुसार आज हमारी भाषा युवा पीढ़ी की उपेक्षा झेल रही है। मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। यह पद भी इस निबंध में लिखा गया है। या केवल जीवन धारण करने के लिए उपयोगी प्रयोजनों के पीछे दौड़ना सांसारिक धर्म माना गया है। या मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि उसने सृष्टि की धारा को अपने पुरुषार्थ से अनुकूल दिशा में मोड़ा है। इनमें से जो असत्य है उसका चयन कर लीजिएगा।
बताएं इसमें सही उत्तर है 3 नंबर। केवल जीवन धारण करने के लिए उपयोगी प्रयोजनों के पीछे दौड़ना सांसारिक धर्म माना गया है, ये कथन है गलत है। इसकी जगह सांसारिक धर्म की जगह पर यहाँ पशु धर्म शब्द होता तो सही कथन हो जाता। सांसारिक धर्म नहीं, पशु धर्म माना गया है, ये सही होता। अगला प्रश्न, अपरा में संकलित स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित भारतीय नारी पाठ के अनुसार। पहला है, यह पाठ स्वामी विवेकानंद के एक साक्षात्कार के अंश है जो प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र में दिसंबर 1898 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुआ था। दूसरा, इस पाठ का उत्तरार्ध उनके यानी विवेकानंद के न्यूयॉर्क के एक भाषण से उद्धृत है। तीसरा, विदेह राज जनक की राज्यसभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से वाद विवाद में ब्रह्मवादिनी गार्गी ने प्रधान भाग लिया था। और चौथा है, संघमित्रा गौतम बुद्ध की पुत्री थी। इनमें से असत्य कौन सा है? तो यहां सही उत्तर है 4 नंबर, संघमित्रा गौतम बुद्ध की पुत्री थी, गलत बात है। गौतम बुद्ध की जगह अशोक होता तो सही उत्तर माना जाता। संघमित्रा अशोक की पुत्री थी, गौतम बुद्ध की नहीं। अगला प्रश्न, एक तरफ सरयू के पाठ का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लेखक या कवि का नाम है, जो असत्य है उसको सही उत्तर मानना है। पहला है, भारत भी महाशक्ति बन सकता है, श्रीधर पराड़कर का, भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, नंद दुलारी वाजपेयी का, संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, हरिशंकर परसाई का, पेसोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद का। इनमें से असत्य कौन सा है? तो यहां सही उत्तर है 2 नंबर, भक्ति आंदोलन और तुलसीदास। ये नंद दुलारी वाजपेयी का पाठ नहीं है। नंद दुलारी वाजपेयी की जगह पर होता राम विलास शर्मा तो सही उत्तर मान लिया जाता। ये राम विलास शर्मा का पाठ है, न कि नंद दुलारी वाजपेयी का। अगला प्रश्न, एक तरफ सरयू के पाठ का नाम है, दूसरी तरफ लेखक या कवि का नाम लिखा हुआ है। किरण धेनवे, विडंबना, एक बोध, ये रामनरेश त्रिपाठी की कविताएं हैं। यशोधरा और भारत की श्रेष्ठता, मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हैं। भारत माता और धरती कितना देती है, ये सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं हैं। और गुल्ली डंडा कहानी प्रेमचंद की है। इनमें से कौन सा असुमिलित है? यहां सही उत्तर है 1 नंबर, किरण धेनवे, विडंबना, एक बोध। ये रामनरेश त्रिपाठी की कविताएं नहीं है। रामनरेश की जगह पर शब्द होता क्या? नरेश मेहता। ये नरेश मेहता के द्वारा रचित कविताएं हैं, रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न, एक तरफ है सरयू के पाठ का नाम, दूसरी तरफ विधा, कौन सी विधा असुमिलित है? पहला है, मिठाई वाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी कहानी विधा की रचना है। भारतीय संस्कृति, बाबू गुलाब राय का पाठ, ये रिपोर्टाज है। शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये निबंध है। और एलओपी महादेवी वर्मा का ये संस्मरण है। इनमें से कौन सा असुमिलित है? यहां सही उत्तर है 2 नंबर, भारतीय संस्कृति बाबू गुलाब राय का पाठ है। ये रिपोर्टाज विधा में नहीं आता, अपितु ये निबंध विधा की रचना है। एक निबंध के रूप में इसको लिखा गया है। रिपोर्टाज की जगह निबंध होता तो सही हो जाता। अगला प्रश्न, एक तरफ सरयू के पाठ का नाम है, दूसरी तरफ संकलित काव्य संग्रह का नाम है। भारत माता सुमित्रानंदन पंत का पाठ, ये ग्राम्या से लिया गया है। पेसोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की कविता, ये लहर काव्य से ली गई है। शिरीष के फूल,
हजारी प्रसाद द्विवेदी का कूटज काव्य संग्रह से लिया गया है। और संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, ये शिकायत मुझे भी है, इस पाठ से लिया गया है। इनमें से असुमिलित कौन सा है? तो यहाँ सही उत्तर है 3 नंबर, शिरीष के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो पाठ है वो उनके कूटज नहीं, कल्पलता संग्रह से लिया गया है। कूटज की जगह पर कल्पलता होता तो सही उत्तर माना जाता। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सरयू में संकलित रहीम पाठ के अनुसार जो असत्य है उसको छांटिए। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, इनके पिता का नाम बैरम खां व माता का नाम सुल्ताना बेगम था। सम्राट अकबर ने इनको शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से सम्मानित किया था। इनके दोहे ब्रज भाषा में, बरवई अवधी भाषा में तथा मदनाष्टक खड़ी बोली में है। और इन्होंने गंगा मैया से स्वयं को विष्णु बनाने का निवेदन किया है। इनमें से असत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर, इन्होंने गंगा मैया से स्वयं को विष्णु नहीं शिव बनाने का निवेदन किया था। हरि न बनाओ सुरसरी, तो हरि नहीं बनाना अपितु शिव बनाने का निवेदन किया था। अगला पाठ प्रश्न है 24वां। एक तरफ सरयू के पाठ या कविता का नाम है, दूसरी तरफ उसका प्रतिपाद्य विषय लिखा हुआ है। जो गलत है उसको छांटिए। किरण धेनवी नरेश मेहता की है। ये प्राकृतिक सौंदर्य को अलौकिकता से दूर हटाकर जनजीवन से जोड़ने वाली कविता है। विडंबना, ये भी नरेश मेहता की है। वो मानव मन का तार्किक और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण यथार्थ में रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सत्य तक पहुंचाने का संदेश दिया गया है। एक बोध, ये भी नरेश मेहता की कविता है। इसमें आधुनिकता और प्राचीन संस्कारों के बीच अनिर्णय की स्थिति का वर्णन किया गया है। और धरती कितना देती है, सुमित्रानंदन पंत की कविता। इसमें स्वतंत्रता से पूर्व के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। इनमें से जो असत्य है उसको छांटिए। इसका सही उत्तर 4 नंबर, धरती कितना देती है। इसमें धरती माता की जो उपजता है कि कितनी उपजाऊ है उसी का वर्णन है। ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण से इसमें कोई विशेष लेना देना नहीं है। ये तो अपनी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित प्रश्न थे। अब जो पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न हैं वे आ रहे हैं। एक तरफ है जनसंचार का माध्यम, दूसरी तरफ भेद या प्रकार। पहला है कठपुतली, कावड़, गौरी, नुक्कड़ नाटक। ये सभी लोक माध्यम माने जाते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पैम्पलेट मुद्रित माध्यम माने जाते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म यांत्रिक माध्यम हैं। ब्लॉग्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं। इनमें से असुमिलित कौन सा है वो छांटिए। तो इसका सही उत्तर 4 नंबर, ब्लॉग्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं, सोशल माध्यम सामाजिक माध्यम है। सोशल मीडिया सामाजिक माध्यम इनको माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने 26वां। कार्यालयी लेखन प्रक्रिया के अनुसार अर्ध सरकारी पत्र अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारी को लिखा जाता है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की अनुपालना के लिए परिपत्र लिखा जाता है। कार्यालय द्वारा नवीन निर्माण कार्य करवाने के लिए निविदा पत्र लिखा जाता है। और कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, कृत कार्यवाही या निस्तारण की सूचना संबंधित प्रार्थी को देने के लिए ज्ञापन लिखा जाता है।
इनमें से कौन सा सही कथन नहीं है उसका चयन कर लीजिएगा। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होता है 1 नंबर, गलत लिखा हुआ है। अर्ध सरकारी पत्र एक ऐसा पत्र है जो अपने समकक्ष अधिकारियों को अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को ही लिखा जा सकता है। एक अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी को पहले कभी भी अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखता है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया कि अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी को लिखेगा, ये गलत है। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को या समकक्ष को लिख सकता है। बाकी सभी सही हैं। 27वां क्वेश्चन आपके सामने, मुद्रित माध्यमों की लेखन प्रक्रिया के अनुसार, पहला प्रायः है समाचार लिखने से पूर्व मुख्य रूप से 6 सवालों क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे का उत्तर देने की कोशिश की जाती है। इनको 6 ककार कहते हैं। ये जो 6 प्रश्न हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये क्रम है और इनको 6 ककार कहा जाता है। समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का इंट्रो कहा जाता है। इसमें 6 ककारों की जानकारी एक साथ दी जाती है। फिर आम तौर पर एक अखबार में 8 कॉलम होते हैं और उसी के अनुसार समाचारों की साज सज्जा होती है। फिर आम तौर पर रोजाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं के समाचार सॉफ्ट न्यूज़ की श्रेणी में तथा मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें, संवेदनाओं को स्पर्श करते समाचार हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में आते हैं। इनमें से जो असत्य है उसको सही उत्तर के रूप में चयन कर लीजिए। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। देखिए जो उल्टा लिख दिया गया है, आमतौर पर रोजाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं के समाचार को सॉफ्ट नहीं हार्ड न्यूज़ कहते हैं और मानवीय रुचि से जुड़ी खबरें या संवेदनाएं होती हैं उनको हार्ड नहीं सॉफ्ट न्यूज़ कहा जाता है। ये उल्टा लिख दिया गया है, इसलिए असत्य कथन हो गया। अगला प्रश्न 28वां आपके सामने, इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 से माना जाता है, जबकि दूसरा प्रभावी चरण 2003 से हुआ। rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जाता है, लेकिन वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। निश्चित अवधि के लिए चलने वाला समाचार क्रम एंकर बाइट कहलाता है और यूनिकोड इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी फॉन्ट है जिसे मंगल भी कहा जाता है। इन चारों में से गलत कथन कौन सा है उसका चयन कर लीजिएगा। इसमें सही उत्तर 3 नंबर, निश्चित अवधि के लिए चलने वाला समाचार क्रम एंकर बाइट नहीं बुलेटिन कहलाता है। एंकर बाइट की जगह बुलेटिन होता तो सही उत्तर मान लिया जाता, सही कथन मान लिया जाता। एंकर बाइट तो मुख्य रूप से प्रत्यक्षदर्शियों के जो कथन हैं उन कथनों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, ये तो पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न हुए, अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखते रहें। प्रश्न है, एक तरफ पद या पद समूह है, दूसरी तरफ संधि, सभी में वो संधि है या नहीं है। जैसे गायिका, गवेषणा, पावक, सभी में अयादि संधि है। आविष्कार, परिष्कार, पुरस्कार, सभी में विसर्ग संधि है। जगदीश, शिव छाया, उत्थान, सभी में व्यंजन संधि है। और महोदय, वर्ष ऋतु, कमलेश, सभी में गुण संधि है।
कौन सा इनमें गलत है? इसमें सही उत्तर 2 नंबर। आविष्कार, परिष्कार, पुरस्कार में सभी में विसर्ग नहीं है। परिष्कार एक ऐसा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि नहीं होती। इसका संधि विच्छेद करते हैं परि प्लस कार। परि प्लस कार विच्छेद होगा और इसमें व्यंजन संधि मानी जाती है, विसर्ग संधि नहीं होती। तो ये कथन है वो गलत मान लिया जाएगा। परिष्कार का विच्छेद परि प्लस कार होगा और व्यंजन संधि मानी जाएगी। अगला प्रश्न, एक तरफ पद या पद समूह है और दूसरी तरफ उपसर्ग बताने हैं। निष्ठा, निश्चिंत, निःशुल्क सभी में निस उपसर्ग है। फिर दुराज, दुर्वस्था, दुर्दशा सभी में दुर उपसर्ग है। अन्वेषण, अनुदित, आनुपातिक सभी में अनु उपसर्ग है। और प्रादेशिक, प्राचार्य, प्रगति सभी में प्र उपसर्ग है। इसमें सही उत्तर 1 नंबर है। देखिए, निष्ठा, निश्चिंत, निःशुल्क सभी में निस गलत बात है। निष्ठा में निस नहीं होता। निष्ठा का संधि विच्छेद करते हैं तो नी उपसर्ग और स्था धातु के योग से निष्ठा शब्द बनता है। तो यहाँ नी उपसर्ग माना जा सकता है, निस नहीं। निश्चिंत और निःशुल्क में निस है परंतु निष्ठा में निस उपसर्ग नहीं होता, इसमें नी उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न, एक तरफ पद और पद समूह है, दूसरी तरफ प्रत्यय भेद लिखा हुआ कि कौन से प्रत्यय में वे आते हैं। पार्वती, आदित्य, मार्कंडेय सभी अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। बिटिया, सपोला, पहाड़ी सभी ओंतावाचक तद्धित प्रत्यय हैं। सजावट, कटाई, मिलाप सभी भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। राष्ट्रीय, सामाजिक और जातीय सभी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। जो असुमिलित है उसका चयन करना है। इसमें सही उत्तर 3 नंबर होगा। सजावट, कटाई, मिलाप ये प्रत्यय भाववाचक तो हैं लेकिन तद्धित नहीं है। भाववाचक तद्धित के बजाय भाववाचक कृत होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। देखिए, कृत प्रत्यय यानी क्रिया के साथ जुड़ने वाले कृत होते हैं। तो सजना प्लस आवट सजावट, काटना प्लस आई कटाई, मिलना प्लस आप मिलाप, तो ये क्रिया धातुओं के साथ जुड़ रहे हैं इसलिए कृत हैं। भाववाचक तो हैं लेकिन तद्धित नहीं, कृत होता तो सही होता। अगला प्रश्न, एक तरफ पद और पद समूह है और दूसरी तरफ समास का नाम। गणरात्र, पंचामृत, सप्ताह है सभी में द्विगु है। वातावरण, पथभ्रष्ट, रेखांकित सभी में तत्पुरुष है। भरपेट, बेसहारा, मारामारी सभी में अव्ययीभाव है। दशानन, साणमातुर, चतुष्पाणी सभी में द्विगु है। इसमें सही उत्तर 4 नंबर। दशानन, साणमातुर, चतुष्पाणी इन तीनों में द्विगु नहीं बहुव्रीहि समास माना जाता है। ये अन्य के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं इसलिए इनमें द्विगु नहीं बहुव्रीहि समास माना जाएगा। दशानन रावण के लिए, साणमातुर कार्तिकेय के लिए, चतुष्पाणी है वो विष्णु के लिए रूढ़ हो जाता है इसलिए बहुव्रीहि समास होंगे। 33वां प्रश्न, वर्तनी के आधार पर शब्द और दूसरी तरफ तथ्य। त्योहार, न्योछावर, अंतर्धान सभी शुद्ध हैं। नींबू, कैलाश, उपलक्ष्य सभी अशुद्ध हैं। शुश्रूषा, अनुशंसा, निःशुल्क सभी शुद्ध हैं। 53, 39, 88 सभी अशुद्ध हैं। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें 4 नंबर सही उत्तर होगा। 53, 39, 88 ये अशुद्ध नहीं शुद्ध हैं। अशुद्ध के बजाय शुद्ध लिखा हुआ होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। 34वां प्रश्न, एक तरफ वाक्य है
दूसरी तरफ उसकी अशुद्धि का भेद लिखा हुआ है। एक घूंट हिंदी की सर्वप्रथम एकांकी है, इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। फिर हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, एक क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है। तुम तुम्हारा काम करो, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। और निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर है इसमें 3 नंबर, तुम तुम्हारा काम करो, इसमें कारक संबंधी नहीं सर्वनाम शब्द संबंधी अशुद्धि होगी। कारक की जगह पर सर्वनाम होता तो सही उत्तर माना जाता। तुम तुम्हारा की जगह तुम अपना काम करो ऐसा लिखा होता। एक घूंट हिंदी का सर्वप्रथम एकांकी है तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि होगी। हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध, शुद्ध शब्द यहाँ नहीं, दूध से पहले होना चाहिए, तो ये क्रम भंग संबंधी अशुद्धि होगी। और निरपराधी नहीं, ये शब्द होता है निरपराध, तो मात्रा की वर्तनी की गलती है, इसलिए निरपराध वर्तनी संबंधी अशुद्धि सही है। तो 3 नंबर, तुम तुम्हारा काम करो में तुम्हारा की जगह पर अपना आना चाहिए था, वो सर्वनाम शब्द है तो कारक नहीं सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होता तो सही कथन होता। 35वां क्वेश्चन, एक तरफ शब्दयुग्म है, दूसरी तरफ उनका अर्थ लिखा हुआ है। चित्त, चित्त और चित्त, इनके क्रमशः अर्थ हैं ज्ञान, पीठ के बल और हृदय। सूची, सची और सूची, इनके अर्थ लिखे हुए पवित्र, इंद्राणी और तालिका। फिर चिकित्सा और विचिकित्सा, चिकित्सा यानी इलाज, विचिकित्सा यानी संदेह। अभिसार और अभिसार, छोटा भी है तो आक्रमण, बड़ा भी है तो प्रणय। कौन सा असत्य है, इसका चयन करना है। तो इसमें सही उत्तर होगा 4 नंबर। अभिसार, अभिसार का अर्थ होता तो सही लेकिन उल्टा लिख दिया गया। भी छोटा होता है तब अर्थ होता है प्रणय, 1 नंबर के साथ ये वाला आएगा। और भी बड़ा होता है तब आता है आक्रमण। तो इस तरीके से अर्थ तो सही लिखे हुए हैं लेकिन ये उल्टे लिख दिए तो ये असुमिलित मान लिया जाएगा। 36वां क्वेश्चन आपके सामने, एक तरफ है वाक्यांश और दूसरी तरफ एक शब्द। पूर्व व दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय दिशा कहलाती है। किसी को पकड़ने की इच्छा जिघत्सा कहलाती है। बैठी नाक वाला विग्र या विखे कहलाता है। और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला निष्ठिक कहलाता है। कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं लिखा? इसमें सही उत्तर होगा 2 नंबर। किसी को पकड़ने की इच्छा जिगित्सा नहीं कहलाती। जिगित्सा तो होती है मारने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा, और किसी को पकड़ने की जो इच्छा है, पकड़ने की इच्छा को हम कहते हैं जिघृक्षा। इसमें जिघृक्षा होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। अगला प्रश्न 37वां आपके सामने, एक तरफ शब्द दूसरी तरफ विलोम शब्द। गुरु, गरिमा, गौरव क्रमशः है लघु, लघिमा, लाघव। फिर दीर्घ, वृद्धि, प्रचुर, इनके क्रम से दीर्घ का ह्रस्व, वृद्धि का ह्रास, प्रचुर का ईसत। फिर प्रत्यक्ष, घात और जरा, परोक्ष, प्रतिघात और शेषव। फिर शांत, मर्त्य और भावी, इनका अशांत, अमर्त्य, आगामी। इनमें सही उत्तर कौन से विलोम शब्द गलत लिखे हुए हैं? तो 4 नंबर होगा। देखिए, शांत का विलोम अशांत नहीं होता, शांत का होता है अनंत। मर्त्य का अमर्त्य नहीं होता, मर्त्य का होगा अमर। और भावी का आगामी नहीं होता, भावी का विलोम होता है अतीत। ये गलत लिखे हुए हैं, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने 38 नंबर। एक तरफ शब्द हैं, दूसरी तरफ पर्यायवाची शब्द हैं। पृथ्वी,
कुहू क्षमा अनंता और रसा। ब्रह्मा की चतुरानन सृष्टा विरंची नाभिज। विष्णु के शक्र सुत्रामा पर्वतारी सहस्राक्ष। और यमराज के कृतांत अंतक विवस्वत दंडधर। किस शब्द के पर्यायवाची सही नहीं लिखे हुए हैं? इसका सही उत्तर है 3 नंबर, शक्र सुत्रामा पर्वतारी सहस्राक्ष। ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं, विष्णु के नहीं। इंद्र के पर्यायवाची इनको माना जाएगा, तो ये असम्मिलित हो गया। 39वां क्वेश्चन। एक तरफ अनेकार्थी शब्द, दूसरी तरफ प्रमुख अर्थ। अंक, भाग्य, चिन्ह, संख्या, गोद। अक्षर, वर्ण, आत्मा, आकाश और मोक्ष। खग, पक्षी, तारा, गंधर्व और बाण। तारा, बाण, किनारा, तट और आंख। यहां कौन सा सही नहीं है? इसमें भी उत्तर होगा, इसमें सही उत्तर है 4 नंबर। ये तारा शब्द के पर्याय अनेकार्थ नहीं है। तारा की जगह पर तीर शब्द होता तब ये अर्थ निकल कर के आ जाती। तीर बाण को भी कहते हैं, किनारे को भी कहते हैं, तट को भी कहते हैं, तो आंख को भी कहते हैं। 40वां क्वेश्चन। एक तरफ सामासिक पद है, दूसरी तरफ समास विग्रह है। कौन से में सही विग्रह नहीं किया गया है? जैसे सभा पंडित, सभा का पंडित। शरणागत, शरण को आगत। स्नान घर, स्नान के लिए घर। और मृग छोना, मृग का छोना। कौन से में सही विग्रह नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर, सभा पंडित का विग्रह सभा का पंडित नहीं होता। का की जगह होना चाहिए में, अधिकरण तत्पुरुष में जाएगा ये। सभा का पंडित, सभा में पंडित, अधिकरण तत्पुरुष समास होता तो सही उत्तर माना जाता। अगला प्रश्न। एक तरफ संधि युक्त पद है, दूसरी तरफ संधि विच्छेद किया गया है। जो गलत है उसका चयन करें। उत्थापन, उद प्लस स्थापन। शिशुविक के, शिशु प्लस एक के। आत्मावलोकन, आत्मा प्लस अवलोकन। और शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। कौन सा विच्छेद सही नहीं है? इसका सही उत्तर 3 नंबर, आत्मावलोकन में आत्मा गलत लिख दिया गया। आत्मा की जगह होना चाहिए आत्म। आत्म प्लस अवलोकन ये होता तो सही मान लिया जाता। 42वां प्रश्न। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ प्रकृति प्रत्यय लिखा हुआ है। मानसिक, मनस प्लस इक से बना है। टीकेत, टीका प्लस एत से बना है। आर्जव, रिजु शब्द में ए प्रत्यय जुड़ने से बना है। और मानवी, मनु शब्द में ई प्रत्यय जुड़ने से बना है। जो गलत है उसका चयन करो। इसका सही उत्तर 2 नंबर, टीकेत में टीका शब्द गलत लिख दिया। टीका में ई बड़ा होगा, दीर्घ होगा। टीका प्लस एत ऐसा होता तो सही होता। ये टी छोटा लिखा हुआ, ये गलत है, बाकी सब सही है। 43वां क्वेश्चन। एक तरफ संधि विच्छेद, दूसरी तरफ संधि युक्त पद। ऋक प्लस मंत्र से ऋग मंत्र बनेगा। उद प्लस स्थिति से उत्थिति बनेगा। नदी प्लस उद्गम से नद्युद्गम बनेगा। वाक प्लस मय से वांगमय बनेगा। कौन से में सही संधि नहीं की गई है? सही उत्तर है 1 नंबर, ऋक प्लस मंत्र का ऋग मंत्र नहीं होता। इसका सही जो संधि युक्त पद है वो होगा रिंग मंत्र।
कै को पंचम वर्ण पांचवें वर्ण में बदलेंगे और रिंग मंत्र ऐसा लिखा जाता, तब ये सही उत्तर होता। अगला है एक तरफ वाक्यांश, दूसरी तरफ एक शब्द। दूसरों में दोष खोजने वाला, परछिद्रान्वेषी। दूसरों का मुख ताकने वाला, पर मुखापेक्षी। पति एवं पुत्र से युक्त नारी, पुरंधरी। हाथ की सबसे बड़ी उंगली, तर्जनी। कौन सा एक शब्द सही नहीं लिखा? सही उत्तर है 4 नंबर। हाथ की सबसे बड़ी उंगली तर्जनी नहीं कहलाती है, सबसे बड़ी उंगली मध्यमिका होती है। मध्यमिका होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। 45वां क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? भर्तृहरि, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, द्वारका। अंताक्षरी, बुद्धवार, ज्योत्सना, बृजकिशोर। मुस्कान, लब्ध प्रतिष्ठ, उंगली, जिजीविषा। कीकई, अभिशंसा, गुरु, प्रज्वलित। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? सही उत्तर है 2 नंबर। अंताक्षरी जो शब्द है वो अंत्याक्षरी शुद्ध होता है, अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी। बुधवार में ध लिखते हैं, आधा द बीच में नहीं आता, बुधवार इस तरीके से लिखा जाता है। फिर ज्योत्सना में पूरा स नहीं आता, बीच में आधा स आता है, ज्योत्सना इस तरीके से लिखते हैं। और ब्रज किशोर में री नहीं र होगा, ब्रज इस तरीके से ब्रज होता, ब्रज किशोर तो सही उत्तर माना जाता। ये अशुद्ध लिखे हुए हैं चारों के चारों। अगला प्रश्न, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? पहला है प्रशांत एक सत्पुरुष है। गीता की खोज महर्षि वेदव्यास ने की थी। मैं तुम और वह घूमने जा रहे हैं। या तो तुम या मैं बेवकूफ हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो छांटना है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, प्रशांत एक सत्पुरुष है, ये सही लिखा हुआ है। बाकी औरों में क्या गलतियां हैं? गीता की खोज, खोज नहीं गीता की रचना, गीता एक रचना है, पुस्तक है, तो इसमें होता गीता की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, ऐसा होना चाहिए था। फिर मैं तुम और वह घूमने जा रहे हैं, इसमें अलग अलग पुरुष के सर्वनाम हमें एक वाक्य में लिखने हैं, एक वचन में लिखने हैं। तो एक वचन में यदि उनको लिखा जाता है तो उनका लिखने का क्रम होता है 231, यानी पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, फिर प्रथम पुरुष का कर्ता होगा। तो इसका सही क्रम होना चाहिए था तुम, वह और मैं घूमने जा रहे हैं, इस क्रम में लिखा जाता तो सही उत्तर माना जाता। फिर या तो तुम या मैं बेवकूफ़ हैं, इसमें याद से जुड़ गया तो अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी बेवकूफ़ हूँ, ऐसा होता तो सही होता। या तो तुम या मैं बेवकूफ़ हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 47वां। एक तरफ है प्रकृति प्रत्यय, दूसरी तरफ नया शब्द क्या बनेगा? जैसे धातु प्लस इक से धात्विक, अणु प्लस इक से आणविक, पशु प्लस इक से पाशविक और विदेश प्लस इक से वैदेशिक। कौन सा सही नहीं लिखा गया शब्द? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, विदेश प्लस इक से वैदेशिक, ये गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध शब्द होना चाहिए इस तरीके से वैदेशिक, ऐसा होता तो सही उत्तर होगा। मात्राएं उल्टी लगा दी, ये गलती हो गई।
बाकी धात्विक, आणविक, पाशविक इनमें बड़ा तय ण से बड़ी ही आते हैं, ये सही है। कुछ लोग आधा तय लिख देते हैं धात्विक में, यण वो संधि का प्रभाव दिखा देते हैं कि धातु प्लस इक में यण संधि हो जाएगी और ऊ का वह होकर के धात्विक बनेगा, लेकिन यहाँ ये संधि नहीं प्रत्यय हो रहा है, प्रत्यय के प्रभाव से शब्द बन रहे हैं, तो इनमें 4 नंबर ही गलत है। 48वां क्वेश्चन, एक तरफ शब्दयुग्म है, दूसरी तरफ अर्थ है। श्लील और सलिल, शिष्ट और जल, स्मर और समर, कामदेव युद्ध, पेठ और पेंठ, बाजार और प्रवेश, अस्म और चश्म, पत्थर और आंख, कौन सा गलत है? तो इसमें सही उत्तर है 3 नंबर। पेठ और पेंठ ये उल्टे लिख दिए गए हैं। पेठ का अर्थ होता है प्रवेश, घुसपैठ, प्रवेश में होगा, और पेंठ होता तो अर्थ होता बाजार, ये उल्टा लिख दिया इसलिए गलत मान लिया जाएगा। 2 प्रश्न और आपके सामने अभी आ रहे हैं। जाते जाते एक बार पुनः कि वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। प्रश्न है, एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ विलोम शब्द। संधि का विग्रह, समास का व्यास, उपसर्ग का अपसर्ग, फल का निष्फल, फूल का कांटा, बंजर का उर्वर, अपराधी का निरपराधी, छली का निश्चली, रोगी का निरोगी, अवतल का उत्तल, अवनी का अंबर, इष्ट का अनिष्ट, कौन से विलोम शब्द गलत लिखे हुए हैं? इसका सही उत्तर है 3 नंबर। अपराधी का निरपराधी गलत लिखा हुआ है, सही शब्द होना चाहिए था निरपराध। अपराधी का विलोम निरपराधी नहीं निरपराध होता है। छली का भी निश्छली नहीं निश्छल होता है, और रोगी का विलोम भी निरोगी नहीं निरोग होता है। रोग से रहित निरोग ये होते तो सही उत्तर माने जाते। अगला 50वां क्वेश्चन, एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ पर्यायवाची शब्द। हाथी के गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, गयंद, बंदर के वानर, कपि, मरकट, शाखा मृग, हरि, चंद्रमा के शशांक, विधु, मयंक, इंदु, शशि, और पादप के कानन, विपिन, अटवी, दावा, कांतार। बताएं कौन से में सही नहीं लिखे? इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर पादप। ये जो कानन, विपिन, अटवी, दावा, कांतार ये शब्द हैं, ये पादप के नहीं, ये जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। पादप की जगह जंगल होता तो सही मान लिया जाता। तो ये हिंदी के 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न आज हमने इस वीडियो में लिए हैं। कल दूसरे जो 50 प्रश्न हैं उनका वीडियो डाला जाएगा, और उसके बाद में शेष 50 प्रश्न। तो इस आधार पर आप अपनी तैयारी की जांच करें, देखें यदि कुछ कमी चल रही है तो अभी भी अपने पास काफ़ी समय है, उसको सुधारते हुए अपनी तैयारी करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।